हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक इक्वेशंस कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो बताओ, तो इसका सॉल्यूशन तो आपको पता है। क्या पता है? इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन। टू डिस्टिंक्ट रूट इसके आए, क्या क्या है, +3 और -3। मतलब इस x के जगह पे अगर हम एक बार +3 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और एक बार -3 का स्क्वायर कर दें, तो दोनों ही केस में ये 0 आता है और ये सेटिस्फाई करता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमें पता है, हम जानते हैं इसको। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर और +1 इक्वल टू 0 है और इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करने जाते हैं, मतलब अभी हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, उसके हिस्ट्री के बारे में। तो इसको हम लोग अभी तक, जैसे आप अगर 10th क्रॉस करके आए हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1। और यहां पे आके हम लोग रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, वो कभी निगेटिव नहीं होता है। मतलब कोई एक रियल नंबर यहाँ पे है और उसका हम स्क्वायर करें तो ये नेवर बी निगेटिव, ऐसा नहीं होता है। और ये सही बात भी है, हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा रियल नंबर, ठीक है। तो नंबर्स एक्चुअली जितने भी नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे क्या क्या नंबर पढ़े हुए हैं, जैसे आप पढ़ेंगे नेचुरल नंबर पढ़े हैं, है ना, होल नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी चीज पढ़े हैं हम लोग, ये एक ब्रॉड लेवल में किसके अंदर आता है, ये रियल नंबर्स, है ना। और जो अब तक हम लोग हमेशा पढ़ते आए कि एक नंबर लाइन होता है जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है और फिर ये एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, बीच में एक 0 होता है, फिर इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर -1, -2, -3, और फिर इधर की तरफ ये जाएगा, इधर की तरफ ये जाएगा। इसके बीच में फ्रैक्शंस होंगे, रेशनल होंगे, जो भी चीज है वो हर एक नंबर इसके अंदर आएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं कि रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर लाइन। तो अभी तक हम लोग ये जानते थे। तो अब जब ये क्वेश्चन आ गया यहां पे, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए देखो, एक चीज होता है, हर एक इंसान को एक कंफ्यूजन होता है किस चीज में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। अगर हम लोग यहां पे इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स के बाद ये जो रियल नंबर का सेट आया, तो इसके ठीक पैरेलल में एक इमेजिनरी नंबर का सेट आया। तो लोग ऐसा सोच लेते हैं ना कि इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक चीज है, ऐसा होता होगा, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना है, वो भी एक नंबर ही है, ठीक है। जिस तरह से बहुत साल पहले कभी ऐसा था कि आप सुने होंगे कि 0 का आविष्कार इसने किया, इन्होंने 0 को खोजा, किसी ने निगेटिव नंबर्स को खोजा, इन्वेंट किया, किसी ने होल नंबर को खोजा। तो उससे पहले जब कुछ नहीं था, तो सिर्फ जैसे 1 2 3 4 था, है ना, लोग इतना में ही कंफर्टेबल थे। फिर धीरे धीरे फिर 0 आया, फिर -1 -2 आया, तो लोग उस समय उससे अनकंफर्टेबल हो गए, समझ रहे हो। तो मतलब वो उस समय उसको ये नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये तो सही नहीं है। लेकिन उसी के बाद जब इमेजिनरी नंबर है, तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें कि इसका जो नाम लोग देख दिया इमेजिनरी, नाम में ही प्रॉब्लम है। लोग सोचने लगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, काल्पनिक चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसके नाम में प्रॉब्लम है। इसके नाम के चलते लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका नाम अगर कुछ और होता, जिस तरह ये ऑड है, इवन है, नेचुरल है, होल है, उसी तरह का कुछ और नंबर होता यहाँ पे। चूंकि पहले से ये रियल नंबर था, तो लोग इसके बगल में जो आया तो उसको इमेजिनरी लिख दिए। लेकिन इसका ये सिंपल मीनिंग नहीं है कि वो काल्पनिक, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग से निकाल देना चाहिए आप लोगों को, अगर आपके दिमाग में है कि ये नंबर ऐसा होता नहीं है, बस हम लोग सोच लेते हैं, ऐसा सोचना नहीं है। जिस तरह से ये 0 1 2 3 ये सब नंबर्स हैं, जितनी वैल्यू इनकी है उतनी भी वैल्यू इनकी भी है, इमेजिनरी नंबर्स की भी है, ये सेम चीज है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ये इमेजिनरी, तो ये भी इमेजिनरी है, क्योंकि किसी नंबर को तो हम लोग देखते नहीं है ना, ये सब इन्वेंट किया हुआ है। किसी ने बोला कि ऐसा होता है तो हम लोग उसको मानते हैं, और वो पैटर्न अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। तो छोड़ो, इस लेक्चर को छोड़ो, यहाँ पे हम लोग आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है कि यहां पे आके हम लोग फंस गए। यहां पे जब फंसे तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आयोटा, मतलब इसको अपने हम लोग यहां पे आई बोलते हैं, ठीक है। यहां पे ये बोला गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो -1 है ना, तो हम लोग
इस -1 √, जब यहां पे x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये √(-1) हो जाएगा, होगा ना। तो √(-1) को अगर हम लोग i बोल दें, ठीक है, इससे पहले क्या था, ये अनडिफाइंड था रियल नंबर के सेट में, लेकिन अब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि √(-1) इक्वल टू i, ठीक है, i एक नंबर बोला गया इसको। तब अब इसका सॉल्यूशन यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। अगर नियम से देखें कॉन्सेप्ट के साथ, तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए ना, एक होना चाहिए +i और एक होना चाहिए -i। ऐसा होता भी है, ठीक है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं +i को, √(-1) इक्वल टू i। बात रही समझ में, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो सॉल्यूशन तो होना ही है। तो यहां पे जैसे x² + 1 इक्वल टू 0 है तो इसका भी दो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो x² इक्वल टू -1 है तो हम लोग इसको x² इक्वल टू -1 तो √(x² इक्वल टू √(-1) कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू +-√(-1) होगा, तो ये फिर +-i हो जाएगा, दो रूट निकल के आएगा। लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग हमेशा एक इसको लेते हैं -1 इक्वल टू i। आ रही बात समझ में? ऐसा कर देने से जीवन हो गया आसान। आसान क्या हो गया कि अब अगर जैसे यहां पे आपको कोई पूछ रहा है कि x² + 9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, तो फिर अब आप क्या करेंगे, x² इक्वल टू -9 लिख देंगे, है ना। तो ऐसा तो रियल में नहीं होता, लेकिन अब हम लोग इमेजिनरी में आ गए। तो इमेजिनरी में आ गए तो अब इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3i लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। क्यों लिख सकते? क्योंकि इसको हम लोग -1 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3a²। अरे बात समझ में। तो -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से अगर यहां पर अगर हम देखेंगे दैट इम्प्लाइज -1 इक्वल टू i² लिख सकते है ना। तो फिर ये यहाँ पे i² हो जाएगा, तो i बाहर आ गया, तो i इंटू 3a² तो फिर रूट के अंदर है, तो ये हो गया x इक्वल टू 3 है। तो हम लोग यहां भी इसका आंसर अब निकाल सकते हैं, जो कि पहले नहीं निकाल पाते थे। अरे बात समझ में। तो ये हो गया इमेजिनरी, यही जो नंबर आया ये इमेजिनरी नंबर आया, और ये जो i है, ठीक है, इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी नंबर हुआ, अच्छा एक कंफ्यूजन और कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा अंतर है दोनों को लोग बोल देते हैं कि इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप सोचोगे तो ये हो गया इमेजिनरी यूनिट। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी यूनिट इनटू सम रियल नंबर, ये तीन तो रियल नंबर है ना। अरे बस जैसे यहां पे अगर किधर गया ये, हाँ इसी को मान लो कि ये i है, i इंटू 3 है, तो रियल नंबर इंटू इमेजिनरी यूनिट इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। अरे बात समझ में। तो ये 3i ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर 2i डायरेक्ट लिखा हुआ x इक्वल टू, तो ये 2i इमेजिनरी नंबर है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे। आ रही बात समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी नंबर आ गई बात समझ में। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग z से। देखो मैं इसको बहुत लोग जी भी बोलते हैं, मैं इसको z बोल के चलूंगा, छोटा z बोलते हैं इसको, ठीक है। z इक्वल टू a + ib, ठीक है। तो ये ib अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अब आए। इससे पहले अभी हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था, ib को समझ रहे थे। ib क्या था कि इमेजिनरी यूनिट जो कि i है इनटू रियल नंबर। तो इसका मतलब यहां पे होगा कि a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। इस g में z इक्वल टू जो a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। समझ में आ रही है बात। और i जो है वो क्या है, इमेजिनरी यूनिट, ठीक। अब इसी में इसको दो पार्ट किया जाता है, ये है रियल पार्ट। अगर हम लोग बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है यहाँ पे a, इसको दो पार्ट में, इसका रियल पार्ट हो गया और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू ये जो b है, आ रही बात समझ में। रियल पार्ट ऑफ g इक्वल टू a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ g इक्वल टू b,
ठीक। और यहां पे a जो है वो रियल नंबर है, ib जो है वो इमेजिनरी नंबर है, b जो है वो रियल नंबर। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूं, इमेजिनरी, और ये a प्लस ib टोटल क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी का एक आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। इसी में अब छोटा सा एग्जांपल अगर ले लो कि मान लो कि z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i, इस तरह से कोई लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। इसके जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं 3 प्लस 2i। तब इस नंबर में ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका अगर कोई पूछेगा आपको कि रियल पार्ट ऑफ z1 कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 2 है। अरे बात समझ में, 3 प्लस 2i। इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है कि z2 इक्वल टू 4 प्लस 5i, ऐसा भी हो सकता है। z3 इक्वल टू 3/2 प्लस 5/3i, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी, ये और ये दोनों सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए, और इस रियल नंबर के साथ यहां पे क्या होना चाहिए, इमेजिनरी यूनिट मल्टीप्लाई होना चाहिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। इसी को x प्लस आई वाई में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर मैं ये बोलूं कि z4 इक्वल टू 5 ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन आएगा यहां पे। तो आप बोलेंगे हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 5 प्लस 0i, यहां पे इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इमेजिनरी पार्ट 0 था, लेकिन रियल पार्ट था, ठीक है। तो अगर ऐसा केस आ जाए जहां पे सिर्फ रियल पार्ट हो, इसका मतलब इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अरे बात समझ में, प्योरली रियल। और अगर z5 इक्वल टू 4i डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 4i, ठीक है। तो ये प्योरली इमेजिनरी है, ये क्या था, प्योरली रियल, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, कुछ भी आप लिखिए कि z इक्वल टू अगर 3 प्लस 7i लिखा हुआ, तो ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हाँ है, आप बोलेंगे ना। क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है, अगर मान लीजिए कि रियल नंबर x इक्वल टू 7 है, अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि z1 इक्वल टू, मान लो z1 में ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल टू 7, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लिख सकते 7 प्लस 0i z1 इक्वल टू। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अरे बात समझ में, या हैं ही, हो सकते हैं क्या, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये हो गया क्या, इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखेंगे हम लोग इसके कि अगर ये एक नंबर है, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोल रहे हैं, तो अब अपना धर्म बनता है एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट कि इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा देंगे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहने का क्या मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इतना सीधा चीज तो है नहीं। जैसे कि रियल नंबर्स में आप जैसे 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, देखते ही बोल देते हैं 3 और 4 दोनों बराबर है कि नहीं है, जो भी है। तो यहां पे तो थोड़ा सा टेढ़ा बात है। टेढ़ा बात क्या है कि ये दो कंपोनेंट है इसके, रियल और इमेजिनरी, है ना। तो अगर z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, ये नोटेशन है, इसको bi भी आप लिख सकते हो, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। और z2 इक्वल टू मान लो c प्लस आई डी, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें कि a b c d ऑल आर क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये तो सिंपल बात है, कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है कि a और b और c और d, ये जो भी चीज है वो सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम अगर बोल सकते कि z1 इक्वल टू z2 है, अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जब हम ऐसा बोलेंगे कि इसके रियल पार्ट्स इक्वल और इसके इमेजिनरी पार्ट्स a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब ये और ये जब तक बराबर नहीं हो और ये दोनों बराबर नहीं हो, तब तक हम नहीं बोल सकते कि z1 इक्वल टू z2 है। जैसे कि अगर मान लो कि z1 इक्वल टू 2 प्लस
3i बोल दिया मैंने और Z2 इक्वल टू 3 प्लस 3i बोल दिया, और कोई पूछा आपसे कि Z1 और Z2 इक्वल है क्या यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि भाई साहब इसका जो रियल वाला पार्ट है वो इक्वल है क्या, नहीं है, ये तो फर्स्ट चेक में ही फेल। हाँ, इसका इमेजिनरी जरूर इक्वल है पार्ट यहाँ पे 3 और 3, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, जबकि होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तभी बोलेंगे। तो इसका मतलब ये Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 है। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है। इसी चीज पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में। तो ये क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ दिस इक्वल टू दिस एंड x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये तो सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो a प्लस आई बी है कि नहीं, और ये क्या है देखिए c प्लस यहाँ पे क्या है d और i। अरे बस समझ में, उसी टर्म में लिखा ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टोटल, ये टोटल को आप एक Z1 बोल सकते हैं, इस टोटल को आप Z2 बोल सकते हैं, ठीक है। तब ये दोनों अगर इक्वल है, इन्होंने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है 4x इक्वल टू इसका जो पार्ट 3 है इक्वल टू 3 होगा, है ना। तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3/4 होगा। ये सिंपल है, मैथ है और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके इमेजिनरी पार्ट के, तो -6 हो गया। और x का वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, तो ये कितना हो गया 9/4, 9/4 और +6 कर देंगे तो y निकल जाएगा, ये y उधर चला गया, ये इधर आ गया। तो दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 24 हो जाएगा और 9 33 इक्वल टू 33/4, तो ये इसका y का आंसर हो गया और ये इसका x का आंसर आ गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसके रियल पार्ट्स इक्वल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे तब। तो अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा करने का मतलब क्या हो गया, वही जो हिंदी मीडियम में बोलते हैं जोड़ घटाव गुना भागा, वही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो शुरू करते हैं हम लोग किससे, एडिशन से। एडिशन करने का मतलब ये हो गया कि दो एडिशन है, मतलब जोड़ना है तो दो चीज तो चाहिए कम से कम, तभी तो जुटेगा। तो कहने का मतलब कि अगर Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है और Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे a b c d क्या है रियल नंबर्स है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रियल पार्ट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ आ जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आप जैसे ऐसे इसको ऐसे लिखो, पहले a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि a और c क्या है, वो रियल पार्ट्स हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे a प्लस सी, है ना। और फिर a प्लस सी जब लिख दिए उसके बाद अब क्या लिखेंगे, i कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा i b प्लस डी। तो ये इतनी कहानी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे, और फिर ये जो है ये टोटल एक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z1 प्लस Z2। क्यों हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, अब a प्लस सी ये रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज रियल नंबर, और b प्लस डी दिस इज ऑल्सो रियल नंबर, तो ये रियल नंबर प्लस i इंटू रियल नंबर, ये फिर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना। ये तो फिर उसी टर्म में आ गया ना, a प्लस आई बी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर यार, और यही हो जाता है अपना क्लोजर लॉ जिसको बोलते हैं। क्लोजर लॉ का मतलब ही वही हो गया, ये बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 में अगर Z1 और Z2 दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहाँ जो एक Z3 आएगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। जिस तरह से रियल नंबर ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो रियल नंबर ही होता है ना। तो यही हो गया यहाँ पे बात। अब मतलब ये इतना इजी यहाँ पे लगा, अगर मान लो आप इसको इस तरह से समझो कि नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करते हो, जैसे 6 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया -2, है ना। तो ये तो फिर नेचुरल नंबर नहीं बचा। अरे बात समझ में, तो उतना इजी नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं यहाँ पे तो फिर क्या हो गया, जो रिजल्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको और समझो, जैसे
दो ऑड नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करो तो क्या वो ऑड नंबर होता है क्या? वो तो इवन हो जाता है। तो इसलिए ये रूल अच्छा है, मतलब देखने में सिंपल लगता है, क्लोजर लॉ। अच्छा हाँ, इसको ऐड करेंगे, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ये ऑड नंबर था, ये ऑड नंबर था, दोनों ऐड हो गया तो ऑड तो नहीं हुआ, ये इवन हो गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया यहाँ पे। अरे बात समझ में? लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ होल्ड करती है, ये सिंपल है। इसके ये सब प्रॉपर्टीज हो गए किसके? एडिशन के। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर Z1 प्लस Z2 है तो Z2 और प्लस Z1 करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। इसका एग्जांपल जैसे यही है, आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, बात तो वही आएगी ना। अरे बात समझ में? तो अगर मान लो एग्जांपल ले लो एक कि अगर Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i है और Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2i है, ठीक है। तो हम अगर Z1 प्लस Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 इज 5i, है कि नहीं? ये तो सिंपल सी बात है। Z2 प्लस Z1 अगर करेंगे तो फिर क्या है? फिर तो वही कहानी है ना। तो फिर 2 प्लस 1 तो ये तो फिर वही आ जाएगा 3 प्लस 5i। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सिंपल सी बात है। एसोसिएटिव भी करता है। अगर 3 नंबर है मान लो, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3, इस तरह से ऐड करें, या Z1 को पहले कर दो और Z2 Z3 को एक साथ कर दो, फिर करो तो फिर वही होगा। तो ये सब रूल ये सब प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि Z1 अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें अगर हम एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो आंसर Z1 ही आए, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है। अगर Z2 को हम 0 प्लस i0 लिख दें, Z2 को 0 प्लस i0 कर दें तो Z1 के साथ ऐड करेंगे तो Z1 ही आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी इसका 0 हो गया। मतलब एग्जाम्पल अगर ले लो कि Z1 अगर यही है यहाँ पे, ठीक है, और Z2 मैं एक ले लिया 0 प्लस 0i, तो Z1 प्लस Z2 जब करेंगे तो फिर से तो वही आ जाएगा 2 प्लस 3i, आ गया ना। तो इसका मतलब 0 जो नंबर है, 0 इटसेल्फ, मतलब अगर आप Z2 इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखते हो तो ये 0 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, 0 प्लस 0i, ठीक है, ये 0 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि इसको 0 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? वो 0 है। वो नंबर क्या है? 0। उसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0i। आ गई बात समझ में? अब क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये है आइडेंटिटी और ये है एडिटिव इनवर्स, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 प्लस 0i वाला ये जो एडिटिव आइडेंटिटी था वो आ जाना चाहिए, मतलब 0 आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो क्या ऐसा कोई Z2 एग्जिस्ट करता है बाजार में? करता है? बताइए क्या करता है। अगर Z1 है, इसका नेगेटिव ले लेंगे माइनस Z1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा ना। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे एग्जांपल ले लो कि Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2i है, ठीक है, और मैं माइनस Z1 कर दूं तो -1 माइनस 2i हो जाएगा ना। और फिर अगर मैं Z1 प्लस Z2 कर दूं यहां पे तो 1 प्लस 2i हो गया ये, और फिर -1 माइनस 2i हो गया, तो ये सब कट गया तो इक्वल टू हो गया कि 0। इसी को लिख देंगे 0 प्लस 0i। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब Z1 का ये जो एडिटिव इनवर्स है वो इसी का निगेटिव होगा, माइनस ऑफ Z1 आएगा इस पे क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बात समझ में आ गई? द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? इसी का निगेटिव वाला, इस टोटल में निगेटिव लगा दिए तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो अत्यंत ही इजी है। क्या है इजी? ये कि Z1 इक्वल टू अगर a प्लस IB है और Z2 इक्वल टू C प्लस ID है तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों में को घटाना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a प्लस IB और माइनस C माइनस ID ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस C प्लस i ले लो कॉमन तो b माइनस d,
ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल ही दे दिया कि Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2i है और Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i है, ठीक है, या 3 प्लस i है, इस तरह का लिखा हुआ, और पूछ रहा है आपसे कि Z1 माइनस Z2 करो, तो क्या करोगे आप कि इसका जो रियल पार्ट्स हैं उसको एक साथ कर दो, 1 माइनस 2, मतलब इसको इससे घटा दिया और फिर प्लस i, और इसका 2 है और माइनस 1 है, हो गया, यही हो गया ना। तो ये हो गया -1 और फिर प्लस i, यही हो गया इसका आंसर। आ रही बात समझ में? ये तो इजी है ना, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते हैं, और कुछ इसमें है नहीं, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ठीक है। तो अब ये देख के तो आपको ये पता चल रहा होगा ना कि इसमें कि Z1 और माइनस Z2 अगर करेंगे तो ये Z2 माइनस Z1 ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, मतलब इक्वल नहीं होंगी, ये तो पता चला। जैसे आप घटाने में होता है 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3, उसी तरह सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, और जब ये नहीं होता एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। और Z1 माइनस Z2 अगर कर रहे हैं हम लोग तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही, है कि नहीं। ये जो रिजल्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो क्लोजर लॉ यहाँ पे भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये इजी पार्ट है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि ये मैं एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो कि बुक में दिया हुआ है ये लिखा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी है समझना, a प्लस आई बी, और वो कहां से आया वो भी हम लोग देख लेंगे, Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी, ठीक है। तब Z1 और Z2 को गुना करना है, तो जैसे हम लोग करते आए हैं जीवन भर मल्टीप्लीकेशन, वही मल्टीप्लीकेशन यहां भी करना है, कुछ नया नहीं है। ये क्या है, a प्लस आई बी और इनटू क्या है c प्लस आई डी, तो करो मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं उसी तरीके से, सेम टू सेम। क्या होगा ये a इंटू सी, फिर प्लस आई ए डी, ए और डी, फिर प्लस आई बी सी, फिर प्लस आई स्क्वायर बी डी, ऐसे ही होगा ना, जैसे करते हैं गुना वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो दिस इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, ए सी प्लस आई कॉमन ले लो इसमें, तो ए डी माइनस बी सी हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस या प्लस, प्लस ना, प्लस हो गया। और फिर ये आई स्क्वायर इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े, यही तो पढ़ ही रहे, यही तो है इस चैप्टर में, और तो कुछ है नहीं, यही तो बेसिक चीज, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो दिस इक्वल टू -1, तो माइनस बी डी, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी और फिर प्लस आई ए डी प्लस बी सी, तो यही तो भैया था वहां पे ऊपर में जो लिखा हुआ है, Z1 इंटू Z2, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो ये अगर आपको याद रहता है तो बहुत उत्तम बात है, नहीं याद रहता है तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी को आप जैसे आप एक एग्जाम्पल भी ले लो, Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई ले लो, सिंपल कोई एग्जाम्पल ले लो, Z2 इक्वल टू 2 प्लस आई ले लो, Z1 Z2 हो गया। अब इसी को Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई, ठीक। और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मुझे नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा जैसे करते हैं, तो ये हो गया 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू आई इज आई प्लस 2 इंटू आई इज 2i और फिर माइनस आई स्क्वायर, है ना। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3i माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3i, तो यही हो गया Z1 Z2 आ गया। मल्टीप्लीकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं एक मिनट में। क्या है ये क्लोजर लॉ, ये तो सिंपल सी बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो ये समझ में आ रही बात। कम्यूटेटिव, अगर Z1 Z2 करेंगे तो फिर Z2 Z1 करें, बात बराबर ही है गुना करने से, है कि नहीं। अगर इसको पहले लिखो, किधर गया, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, गुना करने के बाद आंसर तो यही आना है ना, बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी करेगा। कहने का मतलब अगर तीन चीज है, Z2 Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3, इन दोनों को पहले गुना कर दो और फिर इसको बाद में करो, या Z1 Z2 को एक साथ करो और फिर Z3 को बाद में इन दोनों के रिजल्ट के साथ करो, बात बरोबर है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी था उसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। ये क्या बोलता है कि अगर Z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें क्या गुना कर दें हम लोग, ठीक है, कि आंसर Z ही हो जाए। अरे बस इसमें क्या गुना कर दें, 1 गुना कर दें, और क्या कर देंगे, 1 गुना करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 1 मतलब क्या,
1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0i। ठीक है, तो यही 1 प्लस 0i ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि z इक्वल टू 1 प्लस 2i है, ठीक है, और z2 इक्वल टू 1 प्लस 0i है, जो कि ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो z, अगर ये z1 था तो z1 और z2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो z1 ही आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर फिर 1 प्लस 2i ही आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या बोलता है कि z अगर, ठीक है, z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें हम क्या गुना कर दें कि आंसर ही 1 आ जाए मेरा। अरे बस समझ में, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या गुना कर दें भाई साहब, इसको हम अगर हम 1/z से गुना कर दें, ये अगर z है और 1/z से गुना कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, z इनवर्स ऐसे भी लिख दो या इक्वल टू 1/z ऐसे भी लिख दो। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 प्लस 2i है, मान लो यही एक z1 दिया हुआ है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो 1/1 प्लस 2i हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, z1 का इनवर्स या 1/z1 जैसे बोलो। तो इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर आना है कितना, 1 प्लस 0i। कहने का मतलब, अरे बस समझ में, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो 1 बोल रहे हैं हम लोग कैजुअल वे में। तो ये हो गया इसका क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अरे बात समझ में। नेक्स्ट ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो सिंपल सा बात है, ये तो कुछ है ही नहीं। z1 और मतलब इसमें z2 प्लस z3 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको z1 z2 और फिर प्लस z1 z3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये एडिशन अगर बीच में है तो z1 z2 कर लो, z1 z3 कर दो, बात बरोबर है, कोई इशू इसमें नहीं है। इसी को एक और बुक में है z1 प्लस z2 अगर ऐसे लिखा हुआ है और z3 है तो z1 z3 प्लस z2 z3, मतलब ये सब तो बच्चों का है, आप लोग हमेशा पढ़ते हुए 8 9 10 सब जगह ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या पता चला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहने का मतलब कि अगर z1 इक्वल टू a प्लस ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इक्वल टू c प्लस id एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहां मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं कि a b c d रियल नंबर है, क्योंकि z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a b वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि z1 डिवाइडेड बाई z2 करो तो आप क्या बोलिएगा कि a प्लस ib में मुझे डिवाइड करना है c प्लस id से, है ना। और यहां पे हम बोलेंगे कि z2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। अब देखो इसी को आप कंपेयर करो, जैसे इमेजिनरी नंबर का जब कॉन्सेप्ट आया होगा लोग बोलेंगे क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक जैसे 1/0 अनडिफाइंड है, हो सकता है कोई ऐसा मैथमेटिशियन आए और इसको डिफाइन कर दे, इसको कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ऐसा हो सकता है ना। जैसे पहले जैसे x² और +1 इक्वल टू 0 इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था जब तक इमेजिनरी नंबर नहीं था, तो लोग बोलते थे इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी लोग बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका फिर बाद में कुछ हुआ, हो सकता है आज से 100 साल 200 1000 साल किसी के बाद कोई आए और इसका भी कुछ हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अभी तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये z2 इज नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिंपल सी बात है, जैसे आप रूट वाला इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते थे पहले, याद है कभी इस तरह से किए होंगे, √2 - 2 अगर रहता था तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे प्लस इसके अपोजिट वाले से। ठीक है, इस तरह करते थे जो कि नीचे नॉर्मलाइज हो जाए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर z इक्वल टू a प्लस ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z कंजुगेट मतलब दिस, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है, इक्वल टू a माइनस ib हम लोग बोलेंगे, या इसी को आप पहले इसको ऐसे लिखो और फिर a माइनस ib कर दो। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है, सिंपल सी बात है। इस चीज के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो सब सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, उसका कुछ यूज यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है,
जब यूज आएगा तो फिर हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, z1 इक्वल टू 1 प्लस 2i, z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i अगर ले लिया, और z1 डिवाइडेड बाई z2 अगर बोला कोई तो 1 प्लस 2i किया और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3i किया। तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से आप क्या कर दो, ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फायदा क्या होगा कि दिस इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इस क्या हो जाएगा 2, फिर 1 माइनस 3 तो माइनस 3i, फिर ये क्या हो जाएगा 4i। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वो आप अगर मिस्टेक हो तो ये मत बोलना कि सर ने गलती कर दी, सर को गुना नहीं आता है। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 6i स्क्वायर ऊपर में हो गया, डिवाइडेड बाई ये कितना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत आदमी गलती करता है, वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। दिस इक्वल टू, अब इधर कितना हो गया भाई साहब, ये 6i स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस 6 इक्वल टू प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, ये हो गया 8। ठीक, और ये यहाँ पे 4i माइनस 3i प्लस i, ऊपर में हो गया 8 प्लस i डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 माइनस 3i स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्लस 9, 4 प्लस 9, आ रही बात समझ में। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस i डिवाइडेड बाई 13, इसी को आप लिख सकते हैं 8 बाई 13 प्लस 1 बाई 13i, आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब हो गया कि z1 डिवाइडेड बाई z2 जब हम निकाले यहाँ पे तो ये क्या हो गया 8 बाई 13, तो ये भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया। तो यहाँ पे सीखना क्या था, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कंजुगेट जब हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके लिए बस ये जो नीचे में जो भी साइन है यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैं क्या बोला, क्या गलती करते हैं लोग कि ये आई स्क्वायर यहाँ पे आएगा और फिर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लोग कर देते हैं ना यहाँ पे, तो जो इधर है दोनों को घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है, फिर ये माइनस के साथ यहाँ पे प्लस हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है एट लास्ट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख लिए क्या कि डिवीजन कैसे किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ आई, कहने का मतलब आई का ही तो खेल है, सब कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना। जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं -1, यही पढ़े। तो इसका देखो क्या इसमें पैटर्न है, मजेदार पैटर्न है। क्या है कि आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे √(-1), इसी को मान लो कि पहले आई मान ही लिया मैं, आई इज आई। ठीक है, अब हम आई स्क्वायर कर लेते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, और फिर आई क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, वो बताओ। आई क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना, बेस सेम है तो इसका भी पावर कितना आई टू पावर 1, तो ये फिर हो जाएगा ना आई का पावर 3। तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 इंटू आई इक्वल टू -i। आ रही बात समझ में। आई 4 कर लो, आई 4 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अगर आप आई 5 करोगे तो क्या होगा भाई साहब वो बताइए। आई 5 निकालने के लिए अब आई 4 निकला हुआ मेरा, तो आई 4 इंटू आई अगर लिखेंगे तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू आई इज आई, दिख रहा है। अगर आई 6 निकालेंगे, क्यों लिख रहा हूं वो आपको पता चलेगा, अभी पैटर्न दिखा रहा हूं मैं आपको। आई 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग कि आई 4 आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये तो फिर से 1 हो गया, तो 1 इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 दिख रहा है। आई का पावर 7 निकालो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर क्यू इक्वल टू, ये तो फिर 1 हो गया, आई क्यू पहले से निकला हुआ है कितना -i दिख रहा है। अगर आई 8 निकालेंगे तो क्या होगा, आई 4 पता है मुझे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आई 4 तो पहले से पता है 1, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर आप आई 9 निकालो। ऐसा मैं क्यों किया इतना मेहनत, आपको ये दिखाने के लिए कि देखो कि ये पैटर्न है। पैटर्न क्या है, आई स्क्वायर आई 3 आई 4, क्या आ रहा है यहाँ पे आई -1 -i 1 आ रहा है ना। फिर इसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, देखो आई -1 -i
1 रिपीट हो रहा ना, ये 4 जो था फिर से कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यूज देखो, आई यहाँ पे था फिर आई आ गया, ये -1 था फिर -1 माइनस आई 1 1। अरे बस समझ में, कहने का मतलब इसका वैल्यू अगर x है, इसका वैल्यू अगर y है, तो इसका वैल्यू -x है ना, ये i था तो -i हो गया, और ये फिर क्या हो गया -y हो गया, ये अगर y था तो ये -y, -1 का -y, मतलब दिखा रहा हूं मैं आपको कि फिर यही चीज रिपीट होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा x y -x -y, फिर से होगा x y -x -y, ये रिपीट होगा। कहने का मतलब ये 4 वैल्यू अगर आपको पता है तो दुनिया का कोई भी वैल्यू पता चल जाएगा, समझ आ रही है, आगे पीछे कहीं भी। हाँ, लेकिन ये जो पावर है वो इंटीग्रल पावर है। अब कोई i का पावर 2.5 पूछेगा तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन ये जरूर बता सकते कि i का पावर इंटीजर्स हैं तो क्या होगा। अरे बस समझ में, तब इसको देख के आप फार्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर i का पावर 19 है, 999 है, जो भी है, अगर ये चूंकि हमको पता है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहां से क्या फार्मूला निकल सकता है कि मैक्सिमम क्या है i4 के बाद रिपीट हो रहा है सब, तो जो भी आपका i का पावर वैल्यू दिया हुआ ना, उस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो, समझ आ रही बात। उसको अगर x मान लिया, x डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो क्या होगा, किसी चीज में 4 से जब डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, 1 2 बचेगा, या 3 बचेगा, यही बच सकता है ना। तो मान लो जैसे यहां पे ही 5 था, 5 में 4 से डिवाइड किए तो 1 बचा, ये 1, समझ आ रही बात। 6 था, 6 में 4 से डिवाइड किए, ये 4 यहाँ पे दिख रहा है, बचा क्या यहाँ पे 2, तो 2 आई स्क्वायर का वैल्यू पता है मुझे -1। आई का पावर 7 में 4 से भाग दिए तो बचा कितना 3, यहाँ पे i3 -1। आई के पावर 8 4 से भाग दिए, कुछ नहीं बता 0, तो यानी कि पहला वाला i। अरे बात समझ में, किधर गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ना ये, तो यहाँ इसका i4 का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो गया ये, ठीक है। कहने मैं क्या चाह रहा हूं कि अब जैसे i का पावर इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, i का पावर 135 है, तो 135 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 1 बच गया 15, 4 तिहाई 12, अब बच गया कितना 3। तो इसका मतलब कि 132 अब +3, यही हुआ ना कहने का मतलब। तो 132 i का पावर 132 जो होगा, i का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, i का पावर 132 इंटू i का पावर क्यू। अरे बात समझ में, इजी है ना ये 132, तो ये 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 का मल्टीपल है तो 4 जो पावर हो जाता है तो 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही 1 हो गया। और आई क्यू का पहले से मुझे पता है कि कितना होता है -i, तो इसका वैल्यू टोटल हो गया कितना, इक्वल टू -i, आंसर हो गया, है ना, सिंपल। और कुछ है क्या इसमें, ठीक है। i का पावर कितना 19, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऑड इवन से भी कर सकते हो। कैसे, वो देखो, जैसे i का पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, उसको मैं अभी इसको पहले करके दिखाता हूं, फिर इस मेथड से करूंगा। i 19 है, i का पावर 19, तो 19 है, तो 19 में 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा 16, तो मतलब 16 + 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 16 इंटू i के पावर 3, तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि i के पावर 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि i के पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो उसका पावर 16 है, तो फिर इसको i के पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे उधर तो वो 16 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, तो i3 तो फिर से इक्वल टू -i, इसका आंसर हो गया। अरे बस समझ में, सिंपल है ना। अब अगर i का पावर -999 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/i का पावर 999, ठीक। अब 999 में डिवाइड कर सकते हैं हम किस चीज से, 4 से, 999 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 19, 4 चौका 16, 16, 3 बच गया 19, 8 32, सॉरी 9 से भी लग जाएगा 36, फिर बच गया 3, यहाँ पे 3, सबका आंसर वही आ रहा है 3 हो गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये कितना, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग कि i का पावर 9 और इसमें से 3 घटा दो 6, यही होगा ना 996। मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख लोगे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो iq, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 1, और फिर ये iq का वैल्यू कितना -i, तो ये कितना हो गया इक्वल टू 1/-i, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको आप फिर से ये भी बना सकते हो,
प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो फिर लिख दो आंसर, वो भी उसका आंसर होगा। वैसे ही लिखना चाहिए वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में, लेकिन ये मैं समझा दी समझने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से आई 4 5 7 है, तो 4 5 7 में 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 1 4 हो गया, फिर 5 आया तो 1 आ गया, तो 4 फिर 1 आया 17 4 चौका 16 1, यहाँ पर 1 बच गया। तो जो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना इंटू इतना और इतना इतना इतना, बच गया कितना 1, तो 1 बच गया, i टू द पावर 1, i टू द पावर 1 आंसर इज i, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कितना i। अरे बात समझ में, ठीक है, तो कितना इजी है। अब इसको ऑड इवन से भी दिखाते हैं, 4 से डिवाइड करके तो आप सीख लिया, अब इसको ऑड इवन से भी एक अल्टरनेट मेथड आपको मैं बताता हूँ, वो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन मेन मेथड वही है 4 वाला, वही है मेन कॉन्सेप्ट। 4 से डिवाइड कीजिए फिर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए जैसे i टू द पावर 19 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो दिखाते हैं कि i स्क्वायर का पावर 9 इंटू आई टू द पावर कितना 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब कोई भी अगर ऑड नंबर है तो उससे ठीक एक पहले जाओ, कितना हो गया i 18 को क्या लिख सकते हैं i स्क्वायर का पावर 9 और इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1। अरे बात समझ में, -1 का पावर 9 इंटू आई, तो -1 का पावर क्या है ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, और फिर आई है तो -i इसका आंसर। अरे बात समझ में, ऐसे भी किया जा सकता है। अब जैसे i का पावर 135 है, एक पहले आप 134 करो, मतलब उस तरह मैं समझा रहा हूँ आपको, i का पावर 134 इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू आई स्क्वायर का पावर, अब कितना करेंगे 135/2, तो ये 6 हो जाएगा और ये फिर 7 हो जाएगा, है ना, इतना ही होगा, और इंटू आई, ठीक है। तो दिस इक्वल टू, अब दिख रहा है आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 का पावर कितना ऑड, तो ये फिर -1 फिर आई, तो ये -i, वही आंसर आ रहा है कि नहीं। अरे बस समझ में, इससे भी कर सकते हैं। और जैसे i 40 है, इसको क्या कर सकते हैं कि i का पावर 2 का पावर 20 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है ऊपर में डायरेक्ट, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 का पावर 20, ये क्या इवन नंबर है, दिस इक्वल टू कितना 1 आंसर। अरे बात समझ में, i का पावर 4 5 7 है, ये क्या है ऑड नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं i का पावर 4 5 6 इंटू आई ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू आई स्क्वायर का पावर, अब इसमें 2 से डिवाइड करो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 228 इंटू आई, ये कितना हो गया -1 का पावर कितना इवन, तो ये कितना हो गया +1 इंटू आई इक्वल टू आंसर कितना आई। अरे बात समझ में, तो ईजी है ये। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं 1/i का पावर 999, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/i का पावर 998 इंटू आई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, डिवाइडेड इक्वल टू 1/i का स्क्वायर हो गया ये, ठीक, और का पावर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 चौका 8, 1 बच गया 19, 2 9 में 18, 1 18 9 इंटू आई, ठीक है। इसका मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 का पावर कितना ऑड, यानी कि ये -1 इंटू आई तो -i, दिस इक्वल टू 1/-i, इसको फिर प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये i और नीचे तो ऊपर में हो गया कितना i और डिवाइडेड बाय -i स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इक्वल टू i हो गया इसका आंसर। अरे बस समझ में, तो ऑड इवन से भी चेक करके आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसमें 4 से डिवाइड करो, कितना बचा, अगर 0 बचा तो आंसर ये, अगर 1 बचा तो आंसर ये, 2 बचा तो ये, 3 बचा तो ये, बात खत्म, है ना। 0 1 2 3 यही 3-4 चीज बच सकता है, 4 से डिवाइड करने के बाद उसके हिसाब से ये तो हो गया। तो इस तरह से कोई भी पावर होगा इंटीग्रल आई का तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं, क्यों फंसते हैं वो देखिए। आई इक्वल टू कितना होता है √-1, अगर हम आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर अगर निकालें तो -1 इंटू -1 कर सकते हैं, तो दिस इक्वल टू कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता है, ठीक है, ऐसा लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा वो ट्रू नहीं है, उसमें कंडीशन है। तो दिस इक्वल टू होगा क्या, ये कितना हो जाएगा, ये √(-1 इंटू -1), तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा √(1 इक्वल टू 1), हो गया नहीं बात। तो अब आई स्क्वायर इक्वल टू होता कितना, यही तो पढ़े हम लोग कि -1 होता है, प्रूव कितना हो गया 1, यानी कि -1 इज इक्वल टू 1, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हो गया गलत, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, इशू क्या है कि ये तभी ट्रू होता है जब एनी ऑफ ए एंड बी
इज पॉजिटिव, आइदर ऑफ, मतलब इधर ऑफ ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव, दोनों में से, इस ए और बी में से एक कम से कम पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये होगा। दोनों भी पॉजिटिव हो सकता है, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, कोई बात नहीं है, बहुत ओके है, चलेगा। जब ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, ये भी चलेगा क्योंकि एक तो पॉजिटिव है। ए अगर लेस देन 0, बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी चलेगा क्योंकि एक 0 से बड़ा है। अगर ए लेस देन 0 और बी लेस देन 0 है, ये नहीं चलेगा भाई साहब। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पे ये कंडीशन फेल कर जाता है। जब a लेस देन 0 मतलब दोनों अगर निगेटिव है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ओवर ए बी, वो माइनस रूट ए बी हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे ट्रू तभी होगा जब ये तीन कंडीशन होगा, मतलब a और b में से कोई एक एटलीस्ट पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? अगर ये दोनों में से एक कोई 0 हो गया तो ये 0 हो ही जाएगा, वो तो पता चल ही रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी कब होता है? जब दोनों में से कोई एक एटलीस्ट पॉजिटिव होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। ये सब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रहना चाहिए, वही है जो हम लोग पढ़े हैं 8, 9, 10th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, जो रियल नंबर में होता है वही यहाँ भी होता है, वही चीज लिखा हुआ है। बुक में कुछ अलग तरीके से लिखा है, ऐसे मुझे याद है 9th क्लास से, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ। जैसे a प्लस बी का होल क्यू होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, a प्लस बी, मैं ऐसे याद किया हूँ, तो ऐसे मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड है, कहने का मतलब वो जो आप पढ़े हुए हैं, मतलब Z1 Z2 ये जो हैं ये सब यहाँ पे क्या है, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये सब आइडेंटिटी ट्रू है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड आते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मॉडुलस एंड कंजुगेट। तो कंजुगेट तो हम लोग पढ़ चुके, ये हेडिंग है वहां पे। तो हम लोग मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, कहने का मतलब इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये जेड जो है यहाँ पे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे, ठीक है। और ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो ये हम लोग जब प्लेन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ेंगे, तब वहां पे ये आपको दिख जाएगा डायरेक्ट कि ये कैसे निकलता है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम और उसके बाद ये चीज कवर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि z इक्वल टू 1 प्लस 2i दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि मॉड z बताओ भैया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a कितना है, 1 तो 1 स्क्वायर प्लस b कितना है 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट ओवर 5, यही हो गया इसका आंसर और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर z इक्वल टू -2 प्लस 3i ऐसा दे दिया तो फिर क्या कर सकते हैं, इसका भी सेम, a है तो रूट ओवर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 प्लस 9 13 रूट ओवर 13, आंसर हो गया, ठीक है। और ये मॉड जेड इक्वल टू, इसमें जो भी है ये पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस रूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, क्योंकि ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो पॉइंट होता है प्लेन के अंदर, तो इसलिए ये हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ये तो पॉजिटिव लेते हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर जो निकल के आएगा वही मॉडुलस होता है। और कंजुगेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो z कंजुगेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी, ठीक है, कंजुगेट ऑफ द क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो पढ़ लिए हम लोग। तो जैसे आप यही है तो इसका z बार बोलेगा तो क्या बोल दोगे 1 माइनस 2i, इसका z बार बोलेगा तो क्या बोलोगे -2 माइनस 3i, ठीक है। सिर्फ बीच में माइनस लगा देना, ये प्लस आई बी है वहां पे माइनस आई बी कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज को सॉल्व करने लायक जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग हर एक चीज कवर कर चुके हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी लिस्ट डाउन कर दूंगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके जो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट लिस्ट डाउन कर दिया मैं कि Z1 Z2 अगर है, इसका मॉडुलस अगर आप निकालेंगे तो अलग अलग निकालिए तो भी चलेगा, मतलब यही चलेगा तो भी नहीं चलेगा, यही चलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है तो आप ऊपर में कर लीजिए, नीचे में कर लीजिए, अलग अलग मॉडुलस निकाल के डिवाइड कीजिए तो भी ओके है, लेकिन ये हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही कॉमन सी बात है। तो ये है, फिर वही इसका बार करेंगे तो ये अलग अलग बार करेगा तो भी चलेगा, मतलब कंजुगेट
ये प्लस माइनस के लिए होल्ड करता है कंजुगेट, दोनों को एक साथ ऐड कर दो, फिर करो यहाँ पे क्या बोलते हैं कंजुगेट निकालो, और फिर अलग अलग निकालो तो भी इक्वल ही बात है। यहाँ भी वही बात है, फिर वही Z2 यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये कंजुगेट है और फिर से कंजुगेट कर दोगे तो फिर वही निकल जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है ना कि अगर ये जैसे 1 + 2i = Z था तो Z बार = 1 - 2i हो जाएगा, और फिर से Z बार का बार मतलब कंजुगेट का कंजुगेट कर दोगे तो ये फिर से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गया, तो यानी कि Z कंजुगेट का कंजुगेट = Z, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पूरे के पूरे सॉल्व कर देंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।